नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित द्रोणाचार्य शास्त्री और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल धर्म संदेश। आइए जरा नाड़ी परीक्षण के 29वें भाग में प्रवेश करते हैं। इससे पहले आपने मेरे नाड़ी परीक्षण से संबंधित बहुत सारे वीडियो को आपने देखा है, जहां पर अलग अलग जो अर्गन पल्स है उसमें हमने डिटेल में बात किया। नाड़ी को हमने कैसे चेक करना है, स्मॉल इंटेस्टाइन को किस तरह से देखे, लार्ज इंटेस्टाइन को किस तरह से देखे, आपके किडनी को कैसे देखे, आपके स्टमक को कैसे देखे, वहाँ से कौन कौन से रोग होते हैं और कफ पित्त वायु आदि उन सभी में किस तरह से अपना असर करते हैं, रोगी के ऊपर दिखता किस तरह से, वो सारी चीज़ें हमने काफ़ी विस्तार से बात की। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर आप जाकर के पहले ही नंबर वाले वीडियो से आप देखना शुरू करो। और आपको नाड़ी यदि आप सीखना चाहते हैं तो दोस्तों इससे बेहतर आपको कोई दूसरा ऑप्शन कहीं पर भी आपको नज़र नहीं आता। हालांकि पर्सनल तौर पर अगर आप किसी के पास जाते हैं तो नाड़ी सिखाने वाले बहुत सारे लोग हैं इस तरह से, जो अपने गुरु शिष्य परंपरागत इस चीज़ को वो लोग सिखाते हैं। लेकिन आजकल समाज में बहुधा सोशल साइड में ऐसे भी लोगों को देखा जा रहा है जो कि मनगढ़ंत कहानियां बना देते हैं नाड़ी परीक्षण के नाम पे। लेकिन वो जब हम किसी रोगी के शरीर में उसको जब हम प्रयास करते देखने का तो हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि वो फार्मूला ही पूरी तरह से कपोत कल्पना टाइप का होता है। तो अब मेरे इस वीडियो को देखकर के काफ़ी लोग लाभ उठा रहे, लोग कहते हैं कि सर बहुत समझ में आती है रोगी को, हम उनकी जो सिम्टम्स है वो नाड़ी से पकड़ में आता है। कुछ लोग कहते हैं सर समझ में नहीं आती। तो ये तो खैर एक बुद्धि की पराकाष्ठा है। हर कोई लोग नाड़ी को सीख नहीं पाते, हर कोई लोग वैद्य कहाँ बन पाते, नहीं बन पाते। तो उन तमाम वीडियो से आपने क्या क्या जानकारी और क्या क्या आपने ज्ञान प्राप्त किया, आज उसका परीक्षा का दिन है। इस वीडियो को अगर आपने पूरी तरह से देखा तो उन अलग अलग जो मैंने कैटेगराइज बना करके उन वीडियो को मैंने डाला था अलग अलग पार्ट में, उनको एक जगह कैसे मिक्स करना है और किसी रोगी के ऊपर कैसे उसको अप्लाई करनी है, इस चीज को आप आज के हमारे इस वीडियो से जानेंगे। लेकिन एक शिकायत आपके ऊपर है मेरा, और शिकायत ये है कि आप लोगों ने सब्सक्राइब तो जरूर किया है, लेकिन YouTube एल्गोरिदम और YouTube का जो सिस्टम को चलाने वाली YouTube का जो कंप्यूटर है वो क्या करता है कि जब हम कोई वीडियो डालते हैं तो वो तभी आगे बढ़ता है जब आप उस वीडियो को देखने के बाद लाइक भी करें या कुछ भी आप लिखो। तो उससे क्या होता है कि हमारा यह जो नॉलेज है ना आयुर्वेद का, ये YouTube को लगता है कि यार इसमें कुछ हलचल हो रहा है, चलो 10 लोगों को और भेजते। तो वो नोटिफिकेशन आगे से आगे YouTube लोगों को भेजता है चैनल में, और उस वीडियो में जितना जितना हलचल होगा आप देख रहे हो, ये हलचल नहीं है। देख करके कमेंट करो, लाइक करो और शेयरिंग करो, तो यह एक हलचल है। तो गुरु दीक्षा तो आपने अभी दिया ही नहीं है, मेरे से आप नाड़ी सीख रहे हो। हालांकि मुझे मांगना नहीं है, लेकिन बस इसमें मैं यही चाहता हूं कि आप कम से कम लाइक करो या कमेंट करो, ताकि YouTube एल्गोरिदम को लगे कि भाई इस वीडियो में हलचल हो रहा है, इस वीडियो में कोई तो ऐसी अच्छी चीज है जो कि लोग इसको पसंद कर रहे हैं। तो जैसे ही आप लाइक करेंगे तो YouTube क्या करेगा, 2 लोगों को नोटिफिकेशन भेज देगा इसको। तो ऐसा करके यह जो ज्ञान है, यह जो नॉलेज है, आगे से आगे बढ़ता जाएगा। तो मेरे आपसे यही गुजारिश है और यही उम्मीद भी है कि आप इस चीज को सीखिए और सिर्फ खुद पर इसको सीमित मत रखिए। और आपने किसी को सिखाना नहीं है, बस आप लाइक कर दो इस चैनल में या इस वीडियो के नीचे, बस लाइक ही कर दो। और शेयर अगर करना चाहे अच्छी बात है। मैंने जो कलेक्शन किया, मैं जिस चीज से नाड़ी देखता हूं वो मैं आपको भी सिखाऊं और मैं दूसरे लोगों को भी सिखाऊं। लेकिन ये तभी संभव होगा सोशल साइट के माध्यम से, जब आप भी इसमें लाइक कमेंट आदि करके वहां पर कुछ हलचल दिखाओगे। तो आइए जरा हम शुरू करते हैं आज के इस नाड़ी विज्ञान के क्लास में 29वां भाग। मेरे सामने एक पेशेंट आया जिसका नाम है रमेश जी, ठीक है। अब ये जो पहले हमने जो सीखा उसको कैसे किसी पेशेंट के ऊपर इसको अप्लाई करनी है, उसके बारे में मैं अभी आपको समझाऊंगा। वीडियो सुनना आपको बहुत आनंद आएगा और आपके आंखों के सामने बिल्कुल पर्दा ही हट जाएगा नाड़ी परीक्षण में जो कुछ भी कंफ्यूजन था आपका। एक पेशेंट आया जिसका नाम था रमेश, 33 साल का उम्र था और यह आदमी मणिपुर के रहने वाला था। मेरे पास
यह आदमी मोटरसाइकिल से आया, 2 बंदे थे, आए मोटरसाइकिल से और कम से कम अमृतसर से मोटरसाइकिल में चढ़े थे और काफी घंटे के बाद मेरे पास आए, बुलेट से आए थे। जब यहां पर पहुंचे तो दिन के 1 या 1:30 बज चुका था। तो ऐसे में अब हमें, जैसे हम कहते हैं ना, देश काल परिस्थिति आदियों को ध्यान में रख करके किसी पेशेंट का एनालाइज करना, तो देश काल परिस्थिति क्या क्या है देखो। एक तो रमेश, यह पुरुष है, रमेश 33 इयर्स का है। तो बचपना जो है वो कफ प्रधान होता है, युवावस्था में पित्त प्रधान शरीर होता है और वृद्ध अवस्था वायु प्रधान शरीर होता है। तो 33 साल का रमेश जी पित्त प्रधान शरीर वाला है। तो हमने लिखा यहाँ पर पित्त, आपने एक डायरी बना लिया और लिखा पित्त प्रधान। अब रमेश जी, वैसे इनका जो जन्म है वो मणिपुर में हुआ था, लेकिन अपने रिश्तेदार के यहाँ पर अमृतसर में ये आए थे। तो चूंकि जन्म इनका मणिपुर में हुआ है, तो मणिपुर का जो जलवायु है वो कफ प्रधान है, वहां पर बरसात ज्यादा होता है, ठीक है। तो ऐसे करके मणिपुर कफ प्रधान स्थान है। तो हमने लिखा के यानी कफ। अब यह जनाब मेरे पास जब आए थे तो दिन के 1 बज गया था। तो 1 बजे भोजन करने का टाइम होता है, तो उस समय शरीर में पित्त बढ़ जाता है। तो जो समय था उसके हिसाब से पित्त यानी मैंने पी लिखा। और ये जनाब मेरे पास किस चीज से आए थे? मोटरसाइकिल से यानी बुलेट से आए थे। तो हवा के संपर्क से होते हुए जो जनाब मेरे पास आए हैं, तो चूंकि वो वायु के संपर्क में से होते हुए आए हैं, तो मैंने लिखा यहां पर वायु। अब यहां पर देखो 2 प्लस पित्त 1 प्लस केतु, अपना ये कफ केतु आ गया, कफ और 1 प्लस वायु। अब इस आदमी का जब हम यह एनालाइज करेंगे तो 2 प्लस पित्त इसके देश काल परिस्थिति के हिसाब से बढ़ रहा है। तो नाड़ी में हमें जब नाड़ी स्पाइक होगा तो इस पित्त को 2 प्लस पित्त को हम इग्नोर नहीं कर सकते, बस इसको आपने ध्यान देना है। बाद में इनमें से माइनस करना है 2 प्लस पित्त को, बस इतनी सी बात है, ठीक है। मेरे पास जनाब आए बैठे, मैंने कम से कम 15-20 मिनट तक इनको कहा कि थोड़ा आप प्राणायाम कर लो, थोड़ा सुस्ती करो, थोड़ा आराम करो, ताकि शरीर में जो बढ़ते हुए जो वायु का जो प्रभाव है वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। मैंने पूछा कि आपको भूख लगती है? उन्होंने कहा थोड़े बहुत है, बहुत ज्यादा तो नहीं लगी है, क्योंकि दिन के 1 बजे ये कुछ भी खाए बगैर आए थे। तो दिन का समय था भोजन करने का, तो यहाँ पर पित्त का जो है समय था, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो 2 प्लस पित्त 1 प्लस कफ और 1 प्लस वायु, इसको हमने सेपरेटली अलग लिख दिया। जब मैंने नाड़ी को परीक्षण किया, सबसे पहले उनके जो नाड़ी है ऐसे करके मैंने यहाँ पर देखा और अच्छी तरह से मैंने यहाँ पर नीचे ऊपर किया। पहले मैंने जब यहाँ पर स्पर्श किया, इस आदमी का जो शरीर है वो उष्ण प्रकृति वाला शरीर था। मुझे थोड़ा गरम सा शरीर लिखा और मैंने यहाँ पर नोट कर दिया उष्ण शरीर है। नोट करते जाना है सभी फॉर्मूला को इस तरह से। तो नाड़ी को मैंने स्पर्श किया और उसके बाद मैंने 2 अवस्थाओं को जानने का प्रयत्न किया। कौन सी अवस्था? एक है विकृत अवस्था और एक है सामान्य अवस्था। आपने मेरे वीडियो के 10वें भाग में देखे होंगे। विकृत अवस्था, कुछ ही दिन पहले कुछ ऐसा हो गया जिसके वजह से, क्योंकि रोगी तो बिना कारण तो आपके पास आएगा नहीं ना, कुछ ना कुछ होगा तभी आएगा। कुछ रोगी आया है तो आने के पीछे 3 कारण हो सकते, या तो बहुत भयानक समस्या है, या कुछ ही दिन पहले कुछ समस्या हुआ था, या तो ऐसे ही टोपीबाज बस आपको तंग करने के लिए आया है कि बंदा भाई जानता है नहीं जानता थोड़ा देखते हैं। तो यह जो 2 अवस्था है वो आपको बता देगा। मैंने देखा उस आदमी में विकृतावस्था उसमें नजर आ रहा है, उसकी जो पल्सेशन है वो पित्त जैसा स्पाइक कर रहा था। तो मैंने कहा, दिमाग में आया कि यार इस आदमी में तो कुछ दिन पहले से कुछ समस्या इसके शरीर में आ रहा है। भाई उष्ण शरीर जो है, शरीर में जब टॉक्सिन बढ़ता है, जब शरीर में आम की स्थिति अधिक होती है तो शरीर गर्म होता है। और यहां मैंने देखा इसके तो विकृत अवस्था के नाड़ी है, तो मैंने देखा क्योंकि विकृत अवस्था की जो नाड़ी है वो रोगी के शरीर में होने वाली उथल पुथल को
प्रदर्शन करता है, या शरीर में कुछ तो ऐसा हो रहा है जिससे कि शरीर काफी ज्यादा रोगग्रस्त होने के कगार में शरीर जा रहा है। कुछ दिन पहले से या कुछ महीने पहले से या कुछ वर्ष पहले से, काफी लंबे समय से ये समस्याएं इसमें हो सकता है। तो विकृत अवस्था, इसका मतलब पहले ही इसने बता दिया, इस आदमी के अंदर कुछ तो है जो गड़बड़ है। अगर यह सामान्य अवस्था होता तो यह हो सकता है कि यह आदमी की नाड़ी में तो कोई ऐसी बड़ी लंबी चौड़ी समस्या नजर नहीं आता, मगर इसको हो सकता है अभी कुछ दिन पहले से कोई साधारण सी कोई घटना हुई होगी शरीर में, तो ऐसे हमने अंदाज लगाना है। तो रमेश जी की स्थिति में का यानी कि 1 नंबर में विकृत अवस्था, यानी कि शरीर कुछ बड़े भयानक विकृति की ओर जाने वाली है या जा चुका है, बस ये इतना ही बताएगा। अब हम दूसरे नंबर में आपने कॉपी में लिखना है नियमित नाड़ी है या अनियमित नाड़ी है। अगर ये नियमित नाड़ी है तब आप कह सकते हो कि भाई इस आदमी के शरीर में जो कुछ भी अभी दिख रहा है, जो कुछ भी अभी दिख रहा है वो सिंपल है, वो साधारण है, कोई बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन अगर यही अनियमित नाड़ी है, अनियमित का मतलब पल्सेशन तीनों में जो लग रहा है वो कभी जोर जोर से लग रहा है, कभी मंद वेग में लग रहा है, कभी बहुत मंदा मंदा, कभी बहुत तीव्र, कभी कफ के, कभी पित्त, कभी वायु के जो स्पाइक है आपको लगेगा। तो ये अनियमित जो डिसबैलेंस वाली जो गति, जो तरंग है, अगर लगता है तो आप कह सकते हैं कि इस आदमी के शरीर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, विशेष करके हृदय संबंधित विकार इसमें होगा। क्योंकि इस आदमी का नियमित नाड़ी था लेकिन विकृत अवस्था, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें कुछ महीने पहले से ही हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है, ज्यादा लंबा कोई कहानी नहीं है इसका, भयानक समस्या। क्योंकि विकृत अवस्था तो जरूर है लेकिन नाड़ी जो है इसके नियमित है। यहां तक आपको समझ में आया होगा। उसके बाद तीसरे नंबर कॉपी में आपने क्या लिखना है, इसकी जो वेग, इसकी जो पल्सेशन, इसकी जो नाड़ी है वो नाड़ी खाली है या भरी हुई नाड़ी है। नाड़ी खाली है या भरी हुई है। भरी हुई नाड़ी दोषों को बताता है, विकृति को बताता है, और खाली नाड़ी विकृति को नहीं बताता। ये कुछ दिन पहले होने वाली कोई घटनाओं को ये संकेत देता है। तो इस रमेश जी के नाड़ी में मुझे खाली नाड़ी नजर आ रहा है। भरी हुई नाड़ी कैसे होगा, जैसे जब आप लस्सी पियोगे, लस्सी पीने के बाद तुरंत आप स्पर्श करोगे तो आपकी नाड़ी बड़ी भरी भरी सी, खाली एकदम, है ना, भरी भरी सी नाड़ी आपको लगेगा। वो कैसे लगेगा, जब आप पल्स में ऐसे करके उंगली लगाते हो तो ऐसा लगता है जैसे आप स्पॉन्ज किसी रबड़ के ऊपर, किसी बबूल के ऊपर, किसी बैलून के ऊपर उंगली आप रख रहे हो। कभी इधर फिसलेगा वो नाड़ी, कभी इधर फिसलेगा, कभी टाइट होगा, नीचे अच्छी तरह से प्रेस होने के लिए, है ना, बड़ी मुश्किल से प्रेस होता है। तो ऐसे करके ना बिल्कुल फूला हुआ सा नाड़ी आपको वहां लगेगा। फूला हुआ जो नाड़ी है वो दोषों को इंगित करता है, और वो नाड़ी हल्की से अच्छी तरह से वो चिपट जाती है। जैसे वायु वाली जो नाड़ी है अक्सर, है ना, जो निराम दोष वाला जो वायु है, वायु प्रकृति वाला, उसमें आपको खाली नाड़ी नजर आएगा। साम वाले में कभी कभी भरी हुई नाड़ी नजर आती है। तो खाली नाड़ी इस आदमी में नजर आया। इसका मतलब ये तीनों से मुझे ये लगा इस आदमी में कोई बड़ी समस्या नहीं है, बस जो कुछ भी है कुछ दिन पहले से, कुछ हफ्ते या महीने पहले से कोई समस्या है इसमें, बस इसके वजह से बंदा मेरे पास आया है। ये 3 से मुझे कंफर्म हो गया। अब चौथे तो मैंने कह दिया कि भाई इसका गर्म शरीर है, गर्म शरीर है। अब 5वें नंबर में हमने क्या देखा था कि इस आदमी के कफ, पित्त और वायु में से कौन सा है। जैसे हमने पल्स के ऊपर 3 उंगली को रखा, सबसे नीचे चले गए, हम नीचे चले गए, उसके बाद जरा जरा सा इसको रिलीज करते गए। पल्सेशन जो धड़क 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 कर रहा है उसको बजते हुए, उस पल्सेशन को ध्यान में रख करके हम ऊपर की ओर आ रहे, अपने उंगली को रिलीज कर रहे, उसको रिलीज कर रहे। इस उंगली को हम ऊपर तब तक लेकर के आएंगे जब तक हमें
पल्सेशन लगना पूरी तरह से बंद हो जाए। जब पल्सेशन लगना बंद हो जाए और उससे पहले जो पल्सेशन लग रहा था, जिस उंगली के नीचे आकर के वो दब गया, बंद हो गया, कहीं गुम हो गया, किस उंगली के नीचे गुम हो रहा था वो? अगर आपको इंडेक्स फिंगर में गुम हो रहा था, इसका मतलब है कि इस आदमी में जो कुछ भी हो रहा है, इस आदमी में जो कुछ भी हो रहा है अभी, वो नाभि से नीचे हो रहा है। अगर मिडिल फिंगर में लगते हुए वो गुम हो गया तो नाभि के आसपास में कहीं कुछ हो रहा है, और अगर आपके रिंग फिंगर में अगर लगते हुए वो गुम हो गया तो आपके छाती और उससे ऊपर सिर के बीच में कहीं ना कहीं कोई लफड़ा, कोई समस्या बता रहा है। तो इस रमेश जी के मैंने उंगली को देखा तो मैंने पाया कि जब मैं ऊपर की ओर खींच रहा था तो मेरे मिडिल के सेंटर में स्पर्श होते हुए बाद में गायब हो गया। तो मैंने समझा कि भाई इस आदमी के छाती से लेकर के नाभि के बीच में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम इसका नाड़ी बता रहा है। बस मैंने कर दिया नोट। अब यहां इतने में क्या क्या समझ में आया? कुछ दिन पहले से समस्या हुआ है, विकृत अवस्था में तो नाड़ी है लेकिन नियमित है, इसका मतलब कोई डरने की बात नहीं है। नाभि में है, इसका मतलब इस आदमी के पेट से संबंधित समस्या हो सकता है। बस यहां तक अब मैं पहुंच चुका हूं। अब हम जरा आएंगे छठे नंबर में। तो यहां पर यह समस्या से लड़ने की कैपेसिटी इस आदमी में कितनी है, तो वो हमें पता चलता है उसका स्पंदन, उसकी जो स्पंदन शक्ति है पल्सेशन की, लगने वाली जो वाइब्रेशन है वो कितना पावर का है। जहां कहीं भी लगे, चाहे इंडेक्स में लगे, चाहे मिडल में लगे, चाहे रिंग में लगे, कहीं भी लगे, मगर लगने वाला जो नाड़ी है वो कितने पावर में है। ठीक है, तो कहीं भी लगा तो इस आदमी के, रमेश के केस में 2+0 का मतलब बहुत कम, 1+ का मतलब थोड़ा कम लेकिन ठीक ठाक, 2+ का मतलब अच्छा, और 3+ का मतलब बहुत अच्छा। तो इस आदमी का 2+ था। 2+ का मतलब यहां पर हम रोग निरोध या रोग प्रतिरोधक क्षमताओं के बारे में स्पंदन शक्ति बताता है। 0 अगर होगा तो इस यहां जो कुछ भी कंडीशन हो रहा है विकृत अवस्था में, जो अभी अभी बंदा समस्या ग्रसित हुआ है, उसके साथ लड़ने में कितना ताकत है इस शरीर में। 2+ है, इसका मतलब भाई ताकत तो है, ऐसा नहीं, ताकत तो है शरीर के अंदर। वो कुछ ऐसी क्वालिटी है, कुछ ऐसी कैपेसिटी है, कुछ ऐसी ताकत है जो इस रोग से लड़ सकता है। लड़ सकता है का मतलब है इस आदमी को बहुत ज्यादा कष्ट यह नहीं देगा। अब हम आएंगे जन्म प्रकृति की ओर। उस आदमी के उंगली रखा नाड़ी में और सबसे नीचे चले गए, पूरा बेंड कर दिया आपने, पूरा नाड़ी को बहना बंद कर दिया। फिर जरा सा आपने इसको रिलीज किया, ऊपर की ओर उठाया हल्का सा। फिर आपके रिंग फिंगर के इस कॉर्नर में थोड़ा 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 वाइब्रेशन बनना शुरू होगा। फिर वहीं पर आप टिके रहो, जरा से भी ऊपर नहीं आना। 4-5 बार पल्सेशन होने के बाद दूसरे उंगलियों में भी लगना शुरू हो जाएगा। फिर आप ध्यान से देखो किस किस उंगली में लग रहा है, किस किस उंगली में लग रहा है। तो इस रमेश जी के केस में 7 नंबर जन्म प्रकृति पित्त और कफ में स्पाइक हो रहा था। दोष विकृति वहां से आप ऊपर की ओर उठाओ, सबसे ऊपर जहां पर लगना चाहिए था बिल्कुल सुपरफिशियली 8 नंबर में हमने दोष विकृति सुपरफिशियली में देखना है। तो वहां पर रमेश जी के हाथ में पित्त और वायु स्पाइक कर रहा था। तो यहां पर देखो जरा, दोष जन्म प्रकृति और दोष विकृति अगर समान दिखता है तो जो समान दोष है उसकी मान्यता, उसकी कैपेसिटी, उसकी प्रखरता अधिक मानी जाएगी। तो दोष विकृति जन्म प्रकृति में पित्त था, कफ था, यहां पर कफ तो नहीं है पर पित्त है। इसका मतलब अभी जो है वो बंदा मेरे पास घबरा के आया है मोटरसाइकिल में दौड़ के, वो इसी पित्त के स्पाइक होने के या पित्त संबंधित समस्या के वजह से आया है। बस यहाँ 8वें नंबर तक में आपने ये डिसाइड किया इस आदमी में जो कुछ भी हो रहा है वो पित्त दोष के वजह से हो रहा है। अब इससे आगे आप चले गए दोषों की। अब आपने देखा भाई पित्त है, आपने क्या देखा, पित्त है। पित्त तो 5 प्रकार के होते हैं,
कफ भी 5 और वायु भी 5। तो अब हम चले गए देखने के लिए 9वें नंबर में सब दोषा, दोषों के भेद को देखने के लिए आए। तो वायु के 5 भेद में हमने अपान वायु, कफ के 5 भेद में हमने क्लेदक कफ और पित्त के 5 भेद में हमें यहाँ पर पाचक पित्त उस रमेश जी के नाड़े में मुझे नजर आया। अब उसके बाद 10वें नंबर में क्या था? धातु, रस रक्त मांस मेद आदि जो धातु है उस धातु को चेक करना। तो मैंने 3 उंगली को दबाया और मुझे उस रमेश जी के हाथ में मैंने रक्त धातु में पित्त स्पाइक और ये जो है उनके इंडेक्स, उनके जो है रिंग फिंगर के राइट साइड में मंदा मंदा स्पाइक कर रहा था, तो वो रक्त धातु हो गया। और इंडेक्स फिंगर में वायु वाले उंगली में, तर्जनी उंगली में सेंटर में स्पाइक कर रहा था। इसका मतलब है कि धातु में भी ये स्पाइक कर रहा है, लेकिन दोनों में ही पित्त स्पाइक हो रहा है, दोनों में पित्त स्पाइक हो रहा है। यहां तक आपको आया समझ में? देखो, अपान वायु का काम क्या है? कुछ चीजें जो नीचे की ओर जाने में समस्या कर रहा है या जबरदस्ती नीचे कुछ चीजें जा रहा है, अपान वायु। ठीक है, अपान वायु का काम क्या है? दोषों को, धातुओं को, मलों को, गंदगियों को या किसी चीज को शरीर से बाहर की ओर निकालना अपान वायु का काम है। क्लेदक कफ का काम क्या है? क्लेदक कफ का काम है आपके स्टमक में स्थित जो अन्न है उसको क्लेदन करना। सिर्फ वही नहीं बल्कि संपूर्ण शरीर में जो संधि है वहां पर कफ को क्लेदन करना, किसी भी चीज को लीपने का जो काम है वो क्लेदक कफ का है। उसके बाद पित्त वाले उसमें पाचक पित्त कहां पर काम करता है? आपके जाठराग्नि में, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचक पित्त का अपना काम है। तो अब इतने सारे चीजों से हमें क्या समझ में आ रहा है? क्या हुआ होगा इस आदमी को? समस्या क्या होगा? किस कारण से मेरे पास आ रहा है? क्या जानना चाहता है ये? और एक वैद्य को इस नोटिस को देख करके अंदाज क्या लगानी चाहिए? तो अब यहाँ तक जब आपने देखा कि भाई रमेश जी के शरीर में जो कुछ भी हो रहा है वो कुछ ही दिन पहले से हो रहा है, शरीर में थोड़ी सी गर्मी बढ़ रही है, इनका नियमित नाड़ी है, यानी कि बहुत लंबा चौड़ा समस्या तो इनका नहीं है, और यहाँ पर इनके नाभि मंडल में यानी ग्रहणी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पर इंगित कर रहा है इनकी समस्या। अब उसके बाद अर्गन पल्स में हमने बहुत सारे अर्गन पल्स है, एक उंगली से 2-2 अर्गन देख रहे हैं। तो अब हमें ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है, हमने कहाँ जाना है, क्योंकि इनकी जो ये सारी चीज़ें निर्देश दे रहा है कहीं ना कहीं नाभि मंडल में स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर। तो हम धपाक से पहुंच गए उस आदमी के लेफ्ट हैंड के, जो हम अपनी उंगली रख रहे थे इंडेक्स फिंगर को, हमने क्या किया, इसमें हमने सुपरफिशियली ऊपर सुपरफिशियली ग्रहणी के बारे में जानकारी लेने के लिए मैंने अपनी उंगली को रखा। जब मैंने वहाँ उंगली रखा तो मैंने देखा कि यहाँ पर पित्त स्पाइक हो रही है, ग्रहणी वाले स्थान में पित्त स्पाइक हो रही है। इसका मतलब मुझे लगा इस आदमी में बवासीर है, पित्त स्पाइक खूनी बवासीर देता है। और यहाँ पर देखो धातु लेवल में रक्त, जहाँ पर पित्त स्पाइक हो रही है, रक्त में अगर पित्त स्पाइक होती है तो रक्त स्राव, मसूड़ों में दर्द, बहुत ज़्यादा ब्लड वहाँ जम जाना, बवासीर, जठराग्नि में ब्लड की अधिक स्राव होना, मल के अंदर मल जो है ना वो एकदम काला पड़ जाना, एनीमिया टाइप का समस्या रक्त में पित्त स्पाइक होने से होता है। और धातु में पित्त स्पाइक अगर हो तो बहुत जल्दी शीघ्र पतन होना,
सेक्सुअल पावर मतलब सेक्स करते वक्त जल्दी से फारिज हो जाना, या धातु क्षीणता, या ये सारी चीज़ें होती है। इनके बैक साइड में दर्द थोड़ा थोड़ा होता होगा, लेकिन अब यह कुछ ही दिन पहले से हुआ है। तो कारण क्या होगा? क्योंकि देखो यह आदमी मणिपुर का रहने वाला है। मणिपुर का आदमी पहुंच गया पंजाब में। अभी गर्मी का मौसम, ये जो है गर्मी का मौसम था, तब ये आदमी आया था। और अमृतसर में तो आप जानते हो पंजाब में मक्की की रोटी और उसके साथ साथ में कुछ पित्त को बढ़ाने वाली भोजन, सरसों का साग पित्त को बढ़ाता है, कॉन्स्टिपेशन आदि देता है। सरसों का साग और मक्की की रोटी, बाजरा आदि यहाँ पर बहुत गर्म चीज़ें ऐसे पंजाब में, पंजाब के भोजन आप अगर कभी खाओगे तो बहुत ज़्यादा वैसे होता है ना। तो मणिपुर का आदमी, जो कफ प्रधान स्थान का आदमी आकर के, एक तो उष्ण स्थान है ये मणिपुर, थोड़ा सा ठंडा एरिया है, लेकिन पंजाब जो ये जो अमृतसर बहुत गर्म इलाका है। तो ये वायु की मतलब कि गर्म गर्म हवा और पित्त का प्रभाव इस आदमी में अधिक होने की वजह से, और अपने दोस्त के यहाँ पर आया है तो मक्की की रोटी, बाजरे वजरे पता नहीं क्या क्या चीज़ें खाने के बाद इसके शरीर में पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया, और फलस्वरूप ग्रहणी का समस्या, स्मॉल इंटेस्टाइन में कॉन्स्टिपेशन आदि वायु के प्रभाव से होते हुए शरीर में जो है इसके अपान वायु में दिक्कत होने लगी। क्लेदन कफ थोड़ा ढीला पड़ने लगा। पाचन पित्त, पाचक पित्त में जैसे ही परेशानी हुई तो इसके शरीर में जो टॉक्सिन बहुत ज़्यादा बनने लगा, या ऐसा कुछ हो गया कि इसको खून निकलने लगे, इसके ग्रहणी में पित्त स्पाइक ज़्यादा होने लगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में गर्मी अधिक बढ़ने की वजह से खूनी बवासीर का समस्या इस आदमी में हो गया। तो मैंने इनसे पूछा कि जनाब खूनी बवासीर आपके नाड़ी बता रहा है, तो इन्होंने फिर कहा कि वाकई में खूनी बवासीर, मैं मणिपुर में जब मैं था तो वहाँ तो ऐसा कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जब मैं यहाँ पर आया कम से कम भी 1 महीने या 1.5 महीने के बाद मुझे ये समस्या होना शुरू हुआ। इलाज क्या हो सकता है? मैंने कहा इलाज क्या होना, दौड़ो यहाँ से मणिपुर, अपने आप ठीक हो जाओगे। ठीक है जी। तो ये देश काल और ऋतु परिवर्तन होने से, देश और स्थान परिवर्तन होने से होने वाली कभी कभी इस तरह की समस्याएं भी होती है। तो यहाँ पर हमने रोगी को कुछ जो कि पित्त सामक दवाइयों का, और जो ब्लड को शुद्ध करने वाली दवाई और पित्त सामक जो दवाइयाँ हैं उसको दिया, और चूँकि बवासीर हो चुका था तो वहाँ पर भी हमें कुछ दवाइयाँ दे करके मैंने रोगी को अपने यहाँ से विदा किया। तो दोस्तों आज का यह वीडियो का यही सारांश है कि सबसे पहले हमें सारे डिटेल्स को इस तरह से नोट करना है, और उसके बाद दिक्कत कहाँ लग रहा है, दिक्कत कहाँ लग रहा है, कहाँ पर समस्या है, उसके बाद हमने आर्गन पल्स के उन्हीं जो आर्गन है उसको देखने के लिए नाड़ी में चले जाना है। तभी आप आर्गन पल्स को सही तरीक़ा से सटीक आप डायग्नोस कर पाएंगे आर्गन पल्स को। अदरवाइज तो फिर तो हर जगह आप अगर उंगली घुमाते रहोगे तो आपको वहाँ कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इंसान बिल्कुल स्वस्थ है और आप पता नहीं कुछ ना कुछ बताते रहोगे फिर। तो इसीलिए पहले देखो कि आगे के ये जो 10 धातु आदियों के माध्यम से पहले डिसाइड करो, पहले उस आदमी को पूछो कहाँ हो, क्या खा रहे हो, क्या नहीं खा रहे हो। उसके बाद देखा कि जैसे यहाँ पर हमने देखा इसके सभी जो चीज़ें हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि देखो जब हमने इसको सुपरफिशियली दोषों को देखने की बारी आई तो हमें ऊपर पित्त स्पाइक हो रहा था। यह मैंने आपको पहले बताया था कि नाभि पटल में 2+ स्पंदन के साथ पित्त स्पाइक हो रहा था। तो नाभि पटल के इर्द गिर्द स्मॉल इंटेस्टाइन रहता है, वहीं पर लार्ज इंटेस्टाइन रहता है, लेकिन यहाँ पर जो है ना फिर बाद में मैंने देखा कि रक्त पित्त था, रक्त मतलब धातु लेवल में रक्त और वो पित्त स्पाइक था। तो पित्त स्पाइक रक्त में होने से खूनी बवासीर यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को हिंट मिला। और उसके बाद जब मैं फिर मेरे दिमाग में आया कि यार स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई दिक्कत होगी, तो मैंने फिर उसके जीभ को मैंने जब बाहर निकालने के लिए बोला तो उसके जीभ में मुझे कुछ पीला पीला सा कुछ उस टाइप का स्मॉल इंटेस्टाइन में होने वाली दिक्कत मुझे जीभ में नजर आया। फिर उसके बाद मैंने फिर यहाँ पर ऑर्गन पल्स में फिर मैंने
उसके लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर को सजा करके सुपरफिशियली ग्रहणी को मैंने यहाँ पर यानी स्मॉल इंटेस्टाइन को मैंने यहाँ पर देखा और यही एक डिसाइड करने का सबसे मुख्य स्थान है। तो वहाँ से मैंने इनको कहा कि आपको खूनी बवासीर है, आपके पीठ में दर्द होती है, आपके कटी प्रदेश के पीछे वाले भाग में दर्द होती है और रक्त पित्त में भी रक्त स्थान में अगर पित्त स्पाइक होती है यानी कि रक्त में अगर पित्त मिल जाता है तो रक्तस्राव, मसूड़ों में दर्द, बवासीर, जठराग्नि में जलन, जठर में रक्त का स्राव होना, जब लेटिन करता है तो मल में कालापन, दुर्गंध युक्त मन होना, एनीमिया आदि होना, ये रक्त स्थान में पित्त के मिल जाने से या पित्त से प्रभावित ब्लड होने से ऐसा होता है। अगर इसके रक्त में कफ प्रभावित, कफ अगर दिखता है, कफ स्पाइक अगर रक्त में होता है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं डायबिटीज हो या हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हम हाई कोलेस्ट्रॉल कह सकते हैं, हाई बीपी कह सकते हैं, ब्लड शुगर कह सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही थायराइड बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कफ स्पाइक से होता है। और अगर तो ऐसे ही हम अलग अलग, जैसे अगर वायु होगा तो लो ब्लड प्रेशर, कभी कभी चक्कर आना, हृदय पीड़ा होना, एंजाइटी आदि होना, यूरिक एसिड का बढ़ जाना, गाउट होना, ये सारी चीज़ें रक्त में वायु के प्रभाव से होता है। तो ये सारी चीज़ें समस्याएं होती है। तो यहाँ से हमने देखा। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आपको ये सभी जो नाड़ी का जो किसी आदमी को बिठा करके कैसे कैसे हमने नाड़ी को देख करके किस तरह से हमने रोगों को पता लगाना है, तो ये एक तरीका मैंने आपको सिखा दिया। इसी तरह से आप लोगों के नाड़ी को देखते रहिए और इसके बाद भी हम नाड़ी से संबंधित और भी चीज़ें हम आपको अलग अलग करके समझाते रहेंगे। मैं आपको फिर दोबारा समझाना चाहूँगा कि क्या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, क्या लाइक किया, क्या शेयर किया, जरूर भूलिएगा मत, कुछ तो करिए। आज मुझे दीजिए विदा। जय श्री राम।